अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं नावल पढ़ के रिव्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ और दिल खुश हो गया पढ़ के। इतने मज़े का नावल है। और या बी रेडी फॉर द ट्विस्ट। आप लोगों ने सोचे नहीं हुए होंगे इस तरह के ट्विस्ट हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं। नावल दिल को बद्दुआ बाय नासिया रज़ाक। पंजाब की सर्दियाँ बिलाशुबा अपना सहर कायम कर सकती हैं, मगर कुछ लोगों का हिसाब बड़ा ढीठ होता है। 4 दिसंबर के दिनों की कड़ाके वाली सर्दी थी। मुंह से निकली भाप और जिल्द का रुआं तक जम चुका था। रात इतनी स्याह थी कि धुंध तक कोयला रंग दिखती। 11 बजते ही हाजी साहब ने सुकून की करवट ली और अगली तीसरी सांस लेते ही खराटों का स्टीरियो चल पड़ा। ये सुकून उन्हें मखसूस आवाज़ से ही मिलता था। दरवाजे का खुलना, मोटरसाइकिल का अंदर आना और भरपूर मर्दाना कदमों की आहटें। कुछ देर को तूतों के पिंजरे में जोर सा लहराता, भाया आया, तोते बोलते और हाजी साहब की बत्ती गुल। हाँ, मगर वो जो गेट खोलता, आहटें पैदा करता, वो हेलमेट उतारता, जैकेट दस्ताने लाउंज में मखसूस जगह रखता और खराटों की धुनें बनाते हाजी साहब के कमरे में जाता, रोशनी बुझाता और किचन में चला आता। खाना गर्म किया, खाया और अपने कमरे की राह ली। फ़ोन खोला, कोई पैगाम देखा, दिल किया तो जवाब लिखा, वरना अलार्म लगा के रज़ाई लपेटी और बस दिन ख़त्म। ये रोज़ाना का काम था। जाने कितने सालों से दिसंबर उसे यूं ही अपने जैसा पाता, सर्द, मसरूफ़, लगातार सा। सुबह वो मखसूस वक्त पे उठा था। 75% आबादी की तरह वो फजर ज़रूर पढ़ता, सिर्फ फजर। दूध लेकर आया तो हाजी साहब चाय की प्याली सामने रखे मुतफक्किर से बैठे थे। वो सामने बैठते अखबार देखता बोला, इतने रंजीदा क्यों हैं वालिद साहब? वो उसके लिए भी बाकी सब की तरह हाजी साहब ही थे, मगर तंजन वो उन्हें वालिद ही बोलता। और यार, तुझे पता तो है ही फ़िज़ा की तबीयत का, बस हस्पताल ले जाने का वक्त आया ही चाहता है। तो सोचता हूँ घर कैसे चलेगा। आदम और असमान की दफ़ा तो बहू की माँ हयात थी, और अब के तो डॉक्टर ने भी सिसेरियन बताया है। हम पूरा टब्बर और वो बेचारी बीमार बच्ची, घर कैसे चलेगा? हाँ, तो आप शिराज से बात करें, क्या कहता है वो? अखबार लपेटता वो गुफ्तगू को तैयार हुआ। किचन के दरवाजे पर खड़ी फ़िज़ा ने अभी से घबराना शुरू कर दिया कि देवर की ज़ुबान अब गोले दागने को तैयार हो गई थी। बात की थी मैंने उससे, कह रहा था फ़िज़ा को उसके मैके छोड़ देंगे, उसकी भाभी देख लेंगी। और ये तो कमाल ही कह दिया उसने। हैरत है, ये बात हम कमकलों ने क्यों ना सोची। हाजी साहिब बुड़बुड़ाए। उस अगले कुल बेटे से ज़रा ये भी पूछना था कि बीवी का सोच लिया, बूढ़े बाप और जवान भाई का क्या होगा? वो 2 माह कैसे रहेंगे ये भी बता दे। और ज़रा देख लें आप अपनी इकलौती दख्तर की एहसान फरामोशियाँ। 3 माह पहले अफीफ़ा की पैदाइश पे भाभी 1.5 माह उसकी सेवा करके लौटी थी और मैं एफ ब्लॉक से खाने ला के हलकान हो गया था। अब मोहतरमा कह रही हैं कि छोटे बच्चों के साथ कैसे संभालूंगी तुम लोगों को। अभी भी तो एफ ब्लॉक से खाने पक के आ सकते हैं ना? मगर नहीं, आयशा अजीज़ किसी की चाकरी के लिए पैदा ही नहीं हुई। और ये भाभी को भी बड़ा जुनून है सुपर लेडी बनने का। कल सारा घर तलपट करके रख दिया। कहा जी मैं हॉस्पिटल जाने से पहले सारे घर की तफसीली सफाई करवा लूँ सफ़िया से। सफ़िया तो चली गई घर, मगर ये लगी रहीं पर्दे लिहाफ होने में। हद है यानी कि अकल नाम की भी कोई शय इस दुनिया में मैसर है भाई। और ये घर वाले। फोर्स शुरू हो चुका था, शुरू से ही मुँहफट था। फ़क्त ने उस हीरे में ज़िद और रसूल परस्ती का मकस डाल के वो लड्डू बना दिया था कि अब वो ये लड्डू हर एक के हल्क में ठूंस देता, यूं कि सांसें ही बंद हो जाएं अगले की। ये असरअंदाज हो जाने वाली शख्सियतें भी ना। शिराज कह तो रहा था कि गांव से किसी औरत को बुलवाएगा। अब देखो, आशी भी शाम तक आने का कह रही थी, अस्पताल में तो वही रहेगी। हाजी साहब उसकी ललकारियों पर उकताए हुए थे। और यही बात फ़कत 7 मिनट पहले कह देते आप तो मैं यूं जलसा न लगा के बैठा होता, यानी उल्टा चोर होता। हाजी साहब ने ज़ेरे लब यही कहा, जबकि गौहर अदरीस स्कूल जाते आदम की टाई बांध रहा था। गवर्नमेंट कॉलेज बराए बॉयज़ के स्टाफ रूम में वो अपने ग्रुप के साथ बैठा किसी असाइनमेंट पे काम कर रहा था, जब नवीद तारड़ साहब हंसते हुए आन बैठे। उसकी दोस्ती सब अधेड़ उम्र प्रोफेसर्स के साथ ही थी कि जवान उस्ताद उसके सामने दबते थे, और दोस्ती में सिर्फ बराबरी ही तो शर्त है। शार गौहर, तुम भी ना, नवीद साहब बोले। कैंटीन वाला रोने वाला हो रहा था। सर जी, ये मेस का इंचार्ज गौहर सर से ही ले लें जी। ये तो पत्ती के दाने तक गिन के रखते हैं, और चीनी तो जब दिल चाहे निकलवा के देखते हैं कि परसों तो इतनी थी, अब इतनी कैसे हो गई। 20 वाला लेस का पैकेट तुम लोगों को 7 रुपये का पड़ता है, और बच्चों से सीधा 30 रुपये क्यों? इतनी सख्ती ना किया करो भाई, उन्होंने भी तो रिस्क कमाना होता है आखिर। नवीद साहब, मैं पैसे की ताकत पे बड़ा ईमान रखता हूँ। पैसा एक ऐसी लाठी है कि जिससे आप गर्दनों को हाँक सकते हैं। गर्दन जानते हैं, करूर, फ़ख्र, पैसा सब कर सकता है। और मैं तो अपनी ज़िंदगी में हर शय का ही इतना हिसाब रखता हूँ। नवीद साहिब, आप तो इसे यूं कहने बैठे थे जैसे आज आपके सितारे अरूज पर हैं, और गौहर अदरीस को कायल करने का सहरा जैसे आज आप पहन ही लेंगे। राजा कासिम उर्दू वाले ठट्ठा लगा के बोले तो गौहर मुस्कुराया। मुझे तो लड़के की शादी की फ़िक्र है, उम्र निकली जा रही है, और फिर हम ही क्यों इस टॉर्चर सेल को सहें, इससे उनके लिए भी तो पहाड़ बना ही होगा। राजा साहिब ने हाथ से सबको मतवज्जा भी किया कि अब देखना गौहर की गौहर अफशानियाँ।
राजा साहब, मैं हल्फन ये कहने को तैयार हूँ कि आप अगर खातून होते तो फुप्पी होते। कहका बड़ा गूंजदार पड़ा था। वो तुम्हारे वालिद साहब किसी कोशिश में लगे तो हुए थे। फसी तखल्लुक साहिब इस्लामियात के प्रोफेसर थे, मुदबिर बावकार से। कोशिश का क्या है, पहले मेरा भाई और बहनोई अपना ख़ानदान मुकम्मल करेंगे, फिर उनकी बीवियाँ मेरा कुछ सोचेंगी, और ये खुद मेरा ही फैसला था। उजलत में ढूंढी गई लड़की घर में लोड शेडिंग जैसी ही होती है, बर्दाश्त नहीं होती और करनी भी पड़ती है। सब फिर से हंसे तो स्टाफ रूम में कई दूसरे ग्रुप्स ने मुड़ के देखा। एक 29 साला कवारा कीमियादान भला कौन से लतीफ़े सुनाता होगा उन खुदपरस्त बूढ़े आलिम फाजिलों को। आशी अपने तीनों बच्चों के साथ मौजूद थी। हाय गौहर, बर्फ़ वाली आइस बार हो रहे हो कसम से। गाड़ी बस जगह घेरने को ख़रीदी थी क्या? बर्फ़ वाली और आइस बार दोनों एक ही कुल्फ़ी को कहते हैं। कुछ सीख लो तुम भी। मेरे 1.5 करोड़ के घर में रहने से बंदा शहरी नहीं बन जाता। और ये इब्राहिम को कुछ अकल भी सिखा दो, ये अभी तक चक 232 का ही लगता है। कैसे तोते के पिंजे में तिनका घुसा के उन्हें चबो रहा है। जूते उतारता वो बोले क्या, लो जी हो गया ये शुरू। सब उस फ्रीलांस इखलाकियात की क्लास के आदी थे। मरियम खाना मेज़ पे रखने लगी। आशी बोली, अच्छा अब सो मत जाना, शहराज को छुट्टी नहीं मिली, ट्यूशन पे जाते हुए हमें हॉस्पिटल छोड़ देना। वो सर हिलाने लगा। गाड़ी ले जाऊंगा, आज ग्रोसरी भी करनी है। इस माह मेरी बारी है ग्रोसरी करने की, देख लेना भाभी ने हर शायद दुगनी लिख दी होगी लिस्ट में। वो जला हुआ बोला, और तुम तो जैसे सब फर्मा बरदारी से लादोगे उसे उड़ाने को। कोहर किसी दिन मेरा मुंह खुल गया ना पुत्र, तो ऐसी पढ़नी है ना कि गैरतमंद को ज़िंदगी में एक ही बार पड़ती है वैसी। हाजी साहिब बचपन से यही धमकी दे रहे थे, इसलिए वो मगन सा आलू गोश्त निपटाता रहा। जाने इतनी कंजूसी तो किसके लिए करता है। शादी तूने नहीं करवानी, खर्चे तेरे कोई नहीं है, दयालु और सखी बिल्कुल भी नहीं तू। पैसे बचा के मेरे नाम की मस्जिद बेशक ना बनवाना। हाजी साहिब मखौल करने लगे। हाँ तो वालदा के नाम की तो बनवाई है ना, आपने तो साफ इनकार कर दिया। वो भी उन्हें घेरने लगा। अच्छा हाजी साहिब, फिर क्या पूछ रहा था वो आदमी? आशी मौजूद होती तो बातों को पंख लगा देती, कोई इधर को उड़ा दी, कोई उधर को। बस बेटा जी ऐसे ही पूछगछ कर रहा था। ये सैयद साहिब की रबिया का रिश्ता डाला है शायद। चाय की तरफ हाथ बढ़ाता गौहर फ़ौरन रुका। अल्लाह करे इस बार खैर ही रहे, इतनी अच्छी लड़की को जाने किसकी नज़र लगी है, जब भी रिश्ता आए बीमारी साथ ही आ जाती है। फ़िज़ा भाभी चादर लपेटे आ बैठी। मैंने खूब तसल्ली करवाई है उनकी, पूरे बी ब्लॉक में उसकी हम पल्ला कोई लड़की नहीं है भाई। हाजी साहिब खड़े होते बोले, हम पल्ला, आप भी खुदाई जामिन बने फिरते हैं हाजी साहिब। वो असली बीमार लड़की के जिसके लिए तसल्लियाँ करवाते फिरते हैं, माइयों के लहंगे में लंबी हो जाएगी, फिर आप जैसे खैर ख्वाही कहते फिरेंगे। पता भी था माँ बाप को अपनी लड़की का, फिर भी अगलों का खर्चा करवा दिया बस एमी। वो इतना कड़वा था कि हाजी साहिब को रुक जाना पड़ा। लो फिर सुनो, बी ब्लॉक में जिससे भी तुम्हारी पूछगछ की गई, लोग दंदाने शिकन मुकाला लिखेंगे। जी हाजी साहिब सीधे बनते हैं, बड़ा बेटा इस्लामाबाद पुलिस में है और पूरा पुलिसिया है। मतलब कहने को तो 18 जमातें पढ़ा है, पर जी सच पूछो तो समझो गधा किताबें उठाए हींगता फिरता है। मुंह पर ऐसा कि कोने वाले 1 से 2 साला मखदूम बट साहिब भी उसे देखते ही चारपाई की बान में सर घुसा के पड़ जाते हैं। शूम ऐसा कि क्रिकेट खेलते बच्चों की छत पे आई गेंदें उन्हें ही बेचता है। शदीद बर्फबारी भी होगी तो गाड़ी ना निकालेगा और पैरों को हमेशा सहमत में मुब्तला रखेगा। प्लांट से कोई फूल तोड़ेगा तो यह अदालत उस्मा का दरवाज़ा खटखटाने से भी ना झुकेगा। 29 का मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ वाला बच्चा है। मामूली शक्ल, गैर मामूली कद काट और गैर मामूली बद इखलाकी। यहाँ तनख्वाह 60,000 लेता है। 2 होम ट्यूशन्स के 30,000 मिला के हो गए 90,000। लो जी 90,000 को बेटी देनी है तो दे दो, लड़के को देनी है तो ना ही दें। वो टांग पे टांग जमाए अपने सगे बाप को देखता रहा, फिर सर दहजे में बोला, वो लड़की मरने वाली है और यह हकीकत है। भाभी चलें, सब तैयार हैं, बच्चे किधर छोड़ने हैं? और आशी तुम तो अपने बच्चे ज़ुबैर भाई के पास छोड़ाती, अब इन्हें लिए घूमते रहेंगे क्या? कभी खुद भी अकल से काम ले लिया करो। वो इतनी बड़ी बात कहता और पुरसकून रहता। हाजी साहब ने थक के सामान उठा लिया, जाने कहाँ गलती हो गई थी उनसे। शेराज छुट्टी पे आ गया और गांव से काम वाली भी। अगले दिन जब ठंडी हवा चलती थी तब फ़िज़ा भाभी की बेटी भी दुनिया में आ गई। वो खुश हुआ। शेराज बोला, यार खर्चा काफ़ी हो गया है, बच्चे ननियाल जाके रहेंगे तो सोचा हूँ कुछ ख़रीदारी करवा दूँ उनको। वो बाज़ार को निकल गए। शेराज कुछ कहना चाहता था, फिर घबराता। शर्माते क्यों हो? बोल दो कि कहो शॉपिंग तुम नहीं करवानी है, खर्चा तो इतना हो गया है। शेराज के कहने पर हंस दिया। बस तुम्हारी एक ट्यूशन फ़ीस जितनी ख़रीदारी है। बेहतरीन ब्रांड के जूते, कपड़े, लवाजमात। शेराज ने आंखें माथे पे ही रख लीं। 20,000 की हद पार करते ही गौहर ने हाथ उठा दिए। मेरे बजट से आउट हुए कितने ही हज़ार हो गए हैं, अब बस और नहीं। शेराज बदमज़ा हुआ। पूरी कॉलोनी में लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे भाई की ट्यूशन का रेट बाटा वाला है और तुम तो इतनी जल्दी वापस ले आए। मैं 15,000 लेता हूँ मेरे भाई, 15 लाख नहीं।
ऊपर से आशी को भी लिहाफों के लिए नया कपड़ा चाहिए। बंदा पूछे ज़ुबैर भाई 50 लाख का नया प्लॉट खरीद सकते हैं तो 10,000 का कपड़ा नहीं खरीद सकते? ये शादीशुदा बहनें भी ना। उसको कहा भी था इधर गांव में ही रहे। उस दिन रूखी हुई बैठी थी कि गौहर यहाँ गाजरें 80 रुपये किलो हैं। अरे भाई अब गांव में तो 20 रुपये किलो हो सकती हैं, शहर के मौज में नहीं। इब्राहिम 10 रुपये ले जाता था और भुट्टा ले आता था। अब 300 रुपये का कैरमल पॉपकॉर्न का पैकेट मंगवाती है और दुहाइयाँ अलग। कैसा किला नुमा घर, खुले आज़ाद फिजाएँ और नरम गरम रिश्ते छुड़वा के ले आई ज़ुबैर भाई को शहरी बनाने के लिए। हद है यार इन लड़कियों के दिमागों की भी। शिराज हक्का बक्का बैठा रहा। तकरीरें मुकर्रर होती रही। सर्दियों की इतवारें खासी खुशगवार होती हैं, मगर हर किसी की रूह ठिकाना पसंद नहीं होती। गौहर इदरीस फितरतन जानी कैसा था, मगर पैदाइशी खाना बदोश तबीयत का था। मुस्तजाद ये कि सकून का रुखसत हुए भी ज़माना बीत गया। वो किसी का दोस्त ना बनता, बस लोग उसके गिर्द रहना पसंद करते। जो चंद दोस्त थे वो शहर के उम्रा और काबिल तरीन अफराद में से थे। खाना बदोशी के लिए ठिकाना बनने को तैयार सो इतवार किसी न किसी सफ़र की नज़र हो जाती। हाजी साहिब फ़िज़ा भाभी के मैके बच्चों से मिलने गए थे। वो गेट पे खड़ा धूप की सिम देखने लगा। मुद्दत हुई कॉलोनी में फुर्सत की नज़र किए। भले ज़मानों में अब्बा ने आबाई ज़मीन बेचकर कॉलोनी में 3 प्लॉट खरीदे थे। लाखों में खरीदे प्लॉट्स अब करोड़ों की मालियत में थे। खूबसूरत कोठी, गैराज में घड़ी, 2 गाड़ियाँ। दोनों भाइयों की अच्छी नौकरियाँ, अब्बा की पेंशन, कोठियों का किराया मतमूल हुए भी 1/2 होने को आई थी। ट्राउज़र्स में हाथ घुसेड़े, आंखें सुकेड़े उसने कोने वाली कोठी के मखदूम बट साहिब को खुद पे कंबल लपेटे देखा और मुस्कुराया। हाजी साहिब भी ना बड़े ध्यानबाज हैं। कोमल पौनी कस्ती गैराज से अपनी स्कूटी निकाल रही थी। उसे देख के स्काफ दरुस्त किया, मुअद्दिब सा सलाम झाड़ा और किक लगाती उड़ गई। 2 साल पहले यह होनक सी कोमल गौहर से केमिस्ट्री फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछती और झाड़ें खाती थी। अब पंजाब कॉलेज की टॉपर थी। फहद जल्दी जल्दी दही की थैली संभालता घर को भागा जाता। सुहेल चीमा बेगम बच्चों को होंडा मोटरसाइकिल पे लाद के ले जाता। माल बरदार ड्राइवर खुशता दिखता। अब उसने फुर्सत से सामने वाले घर को देखा, यूँ जैसे कोई बेरोज़गार नौकरी लगने वालों की फहरिस्त में अपना नाम खंगालता हो। उसी लम्हे अंगड़ाई लेते सईद अंकल ने भी उसे देखा और पुरजोर से आगे बढ़ाए। अल्लाह मुझे डर नहीं लगता, बस इस लम्हे से मौत झांकती दिखती है। वो मुस्कुरा न सका। सईद अंकल हाल अहवाल पूछने लगे। फ़ोन के गेट की मार्बल लगी ढलवानी स्लेब को देखता, फरहाद की मोटरसाइकिल को देखता। आगे बस अंधेरा सा नजर आता। इस दफ़ा तो कलसूम ने अखीर ही कर दी। लड़के की तारीफ़ें, लड़की की निकलती उम्र, बीमारी। मैंने कहा मस्कत तो यहीं पड़ा है, फिर वापस आ जाऊँ, ज़रा लड़कियों का कुछ कराऊँ। इस बार तुम भी पता करना किसी से। लड़का कैप्टन है, उधर बहरिया में नया घर बनवाया है, पहले उधर F ब्लॉक में ही होते थे अपने। गौहर इदरीस को गुस्सा आया था। मेरे फूफा जी लगते हैं आप, कैसे जिम्मेदारी बांटते फिरते हैं। फिर बेबस खुदारा मुझसे कोई कुछ ना कहे। दिमाग बकता झकता रहा, वो सुन रहा। अच्छा अंकल, मुझे कहीं जाना है तो? माथा सहलाता बोला। ओह अच्छा चलता हूँ। रबिया रात से कहाँ सही है, किसी ने डॉक्टर को बताया तो वहाँ। वो झटके से गेट बंद करता मुड़ गया। सईद अंकल कोचल से हो गए। वक्त बदल गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब कहाँ इतना वक्त है किसी के पास। बुड़बुड़ाते मुड़ गए। इस बार कुछ होने वाला है गौहर इदरीस। सिगरेट के धुएं में से कोई हंसा। वो जिम्मेदार लड़की। नफरत दिल पे बोझ बन के बैठ गई। फ़ोन चिंगारने लगा। हाजी साहिब चहक के बोले, फ़ौरत जो तुम्हारी भाभी की मोहल्लेदार है आज शाम आएगी। रफ़िया से अच्छी तरह घर साफ़ करवा लेना और उसे रेडीमेड ला देना। नगेट्स और कबाब खुद तल लेगी, मैं दोपहर में आशिक को लेता आऊँगा। नहीं, आखिर वो क्यों करेंगी इतना तरद्दुद मेरे लिए? पहले अपने ख़ानदान तो मुकम्मल कर लें। कभी भाभी मसरूफ़ हैं तो कभी बहन। मेरे दोस्त कब के अब्बा बन गए और यहाँ सब लगे हुए हैं बहबूद आबादी वालों को शर्मिंदा करने। वो धारने लगा। हाजी साहब ने फ़ोन काट दिया। शाम को सब आ गए। वो ट्यूशन के लिए तैयार होता रहा। ना तो अब बहबूद आबादी वालों का एहसास जाग गया दिल में, जो शादी का ख्वाब पर से पुरस्कार कर चल दिए। हाजी साहब उसकी हजकोई को हमेशा हरावल दस्ते में रखते। वो खामोश रहा, मसरूफ़ भी। आशी उसे मेहमानों के सामने जिस मिन्नत समाजत के बदले लेकर गई थी, ये हाजी साहब ना जानते थे। घर में कोई औरत तो है नहीं, पहला एतराज़। दुल्हन का शोहर खुद इस्लामाबाद, बीवी बाप भाई साथ। तीसरी दफ़ा बोला तो वो तेज़ लहजे में कहने लगा, अगली तनख्वाह में कोई माकूल सी औरत खरीद लाता हूँ। रौनक भी हो जाएगी, हमारी रखवाली भी, और दंगल भी मुफ्त में लग जाया करेगा। लड़की की माँ घबरा गई। आंटी 6 बार तो बताया आपको कि वालदा का इंतकाल हो गया है और मेरी शादी अल्लाह की मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं। आशी मतवाज़न लहजे में बोली। खातून को उखड़ा सा लड़का पसंद आ गया। घर आने की दावत देती चल दी। आशी जानती थी गौहर अब कभी नहीं मानेगा। 5 साल पहले जब गौहर इदरीस की रूह का ठिकाना एक प्राइवेट हॉस्पिटल से में ज़िंदगी से मायूस हो गया तो शिराज से कहा, बेटा हराम मुसलमानों के लिए हराम ही रहता है, चाहे वक्त उसे फ़र्ज़ ही करते। अम्मी
और जो जी चाहे मांग लें, ये ना कहें। कोई नहीं जानता कि सिस्टम किस कदर दलाल बन चुका है। वो रोते हुए बेबसी से बोला था, खुद से झूठ ना बोलना कभी, ये ज़िंदगी का सुकून खा जाता है। आशी से पीट ना फेरना कभी, वो तन्हा है। अम्मी, मैं सबसे छोटा कितना प्यारा होता है ना माँ को। बड़ा बेबस आंसू निकला था अम्मी की आंख से। अल्लाह तेरा दिल ठंडा करे गौहर। गौहर को बस इतना ही कहा। माँ को सब पता होता है कि कैसा माया जलसा बेसकून बच्चा है उनका। गौहर समझो गूंद हो गया। हर महीने बिरयानी की देख तकसीम करता। आशी के लिहाफ नए बनने हैं, सोफ़ों की पॉलिश करवानी है, आईपैड का नया वर्जन, ईदें, शबरातें, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 14 अगस्त पर केक, नकद, कपड़े, बच्चों के खिलौने। वो बददिमाग, बदअखलाक, बदजुबान माँ बन गया आशी की। शराज दिन ब दिन फलता फूलता, लट्ठे के शलवार सूट, हवा जैसी हल्की पिछवाड़ी चप्पल नई सूख, आगे ही आगे। मगर गौहर का दिल वो ठंडा ना हुआ कभी। दहकता, चटकता, भड़कता, सुनहरी से जर्द, जर्द से सुर्ख, सुर्ख से अनारी और अनारी से स्याह पड़ता दिल। वो मुंह से आग उगलता, दूसरों के चीथड़े उड़ाता, बेहतरीन कमाता, सिगरेट के धुओं को नसों में भरता, खांसी से मरने को होता, उंगली जलाता, हॉर्न झुलसता, खाना बदोश बन जाता, पत्थर सा बेहिस और किसाबों सा बेदर्द। मगर ये दिल। जाते दिसंबर की पुर इंतकाम सर्द गुस्सीली कराहटें थीं, लोगों की कपकपाहट और गौहर इद्रीस का तकाफुल। रात 11 बजे वो स्याह शलवार सूट पर अखरोटी शॉल ओढ़े, कमीज़ की आस्तीन ऊपर को मोड़े, फ़ोन सुनता, किसी गाड़ी रिक्शे का इंतज़ार करता। शराज ट्यूशन पर छोड़ गया था, वापसी उसे खुद करनी थी। रिक्शा सामने आन रुका, वो पीछे जा बैठा। रिक्शा झटके से चला। गौहर ने फ़ोन बंद करके हाथ में थामा और बाईं तरफ मुड़ के देखा। और दिल को बद्दुआ है किसी आशिक की, ये मर भी जाता है मगर रुकता नहीं। आग लगे शराज के हर ठाठ को। जहन्नुम में जले ये रिक्शे वाला जो लिख के नहीं रखता कि आज सवार कौन है। बहरा हो ऐसा फ़ोन करने वाला जिसने बेसारते महदूद कर दी मेरी। वो सर तर होता, बुड़बुड़ाता, हमने तो सुना था गाड़ी खरीद ली गौहर ने। सोबिया आंटी के भरे चेहरे पर मुस्कुराहट कुरलाने लगी। वो कोई मलून बेजुबान हो गया। साबित हुआ कि हर ज़ुबानदान की ज़ुबान बंदी के लिए लोग और मौक़ा ज़रूर होते हैं। वो सोबिया आंटी से परे बैठी दमाज़दा को ना देखता, मगर वो कुछ और भी तो ना देखता। जी है गाड़ी, तो गाड़ी वाला हूँ, गाड़ी वाला जाहिल नहीं हूँ। गाड़ी यूँ खरीदी कि पिछले 2 सालों में कोई 200 अफराद ये पूछते रहे कि अब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते। हाजी साहब ने कहीं कोठी कर्जा लेके तो नहीं बनवाई। अब गाड़ी ले लो यार, 9 दौलतों जैसा दिखावा करने का मैं कायल नहीं। जब 30 रुपये से आ जा सकता हूँ या 70 रुपये का पेट्रोल बाइक में डलवा के इस्तेमाल मिला सकता हूँ, तो फ़िज़ाई आलूदगी के माहिरीन से कोसने क्यों सुनूँ। किसी और के पूछने पर वो ये तकरीर उसके मुंह पे मारता, आगे बढ़ सकता। मगर आप यहाँ खैरियत। बौखलाहट में वो सवाल क्या किया कि जवाब के नतीजे में सोबिया सईद की बीमार बेटी को देखना पड़ा। सारे शहर से बाकी मांदा रोशनियाँ उसकी आंखों में सिमट आईं और उस तारीख वजूद का अंधेरा सहम तक ना सका। स्याह शौल, सर्द चेहरा, सफ़ेद लब और आंखें गौहर को ऐसी स्याही के लिए लफ्ज़ ना मिल सके कि जैसी उसकी आंखों में थी। किनौला लगे हाथ को सहलाती, अपनी गोद को देखती, हाथों को, सड़क को, मगर गौहर इद्रीस को नहीं। खैरियत। उसके पूछने पर सोबिया सईद की ज़बान फराटे भरने लगी। उम्मीद तो दिलाई है डॉक्टर ने, मगर मैंने कहा कि ज़रा जल्दी बहाली करें सेहत की, मंगनी करनी है ना इसकी। डॉक्टर ने कहा ड्रिप लगवा लें, तो कुछ ताख़ीर हो गई वापसी में। सईद साहब के रिश्तेदारों में एक ने कहा था, बाकी सब वहीं चले गए। मैंने तो क्रीम करवानी थी। रबिया सख्त बेआराम होती है झटकों से, मगर मेरा इंटरनेट ही ना चला, ऊपर से ये वक्त, बस हम कैसे भी बैठ गए। तुम आना ज़रूर मंगनी पर, बहुत ही अच्छी फैमिली है, शानदार लड़का, जैसा मैंने हमेशा से चाहा, शक्ल से निस्बत और कमाई से पहुँच तक बाकमाल। रबिया ने कहा, रोको रिक्शा, यहीं उतार दो मुझे। वो धाड़ा। रिक्शा वाले ने एक लम्हे की ताख़ीर न की। किराया थमाता वो कमज़ोर कामता शख्स सवारियों को बुड़बुड़ाने पर मजबूर करता, तो बंदा फैशनी हीरो ना बने। इतनी ठंड बिना स्वेटर घूमने की तुक क्या है भला। खिलौना वाले हाथ वाली लड़की चेहरा हाथों में छुपाए सफ़र बताती। आज भी वैसे ही जलन। सोबिया सईद के चेहरे पर आने वाले वक्त की आजमाइश के लिए बेसारी ही बेसारी थी। दिल को बद्दुआ है किसी मद्दारी की, डुगडुगी टूट भी जाए ये रुकता नहीं। भाया आया, भाया आया। तोते ऊँग से जागते ही वावेला करने लगे और भाया ने करीब से गुजरते अपनी शॉल पिंजरे पर दे मारी। पहले पिंजरे वालों ने शोर किया, फिर दुबक गए। अंधेरे में वक्त की घड़ियाँ गिनते हाजी साहब का आज इंतज़ार लंबा लगा। हाँ, मगर धड़ धड़ कदमों की आहटों को सुनते वो बेखबर हो गए। कमीज़ के बटन खोलता वो नल से निकलता पानी खुद पर उंडेलने लगा। सिगरेट का पैकेट यूँ ढूंढा कि सारा कमरा तलपट करना पड़ा। कभी कभार का तन्हाई का शुक्ल आज नशा सा महसूस हो रहा था। वो शराज के कमरे में गया, वहाँ तलाश की, फिर वॉशरूम में टंकी एक कमीज़ की जेब से पैकेट मिला। कुशादा छत पर पड़े गमले उस अजनबी को देखते चौंके कि वो कभी उस तरफ आया ही न था।
मुद्दत हुई उस जाविये पे खड़े होकर सामने वालों की बंद खिड़कियों को ताकना, यूं कि खिड़की पार सोते वजूद को बेआराम कर देना। अम्मी, खांसी का दौरा खिड़की पार वाली को ही पड़ा था। अम्मी की जान सोबिया सहित नाम आंखों से सिरप चमचे में उंडेलती। कहो कबूल है, कबूल है, कबूल है, वरना गला दबा दूंगा। आवाज़ सी गूंजती। रबिया लिहाफ पर दोहरी होती। अम्मी, मेरी गर्दन, कमर, आह अम्मी, ये दर्द। रोने वाली वही खिड़की पार की लड़की ही थी। फिर शुरू हो गया ये मनहूस दर्द। या अल्लाह मेरे, इस बार नहीं, इस बार नहीं। सोबिया सईद जार जार रोने लगी। खिड़की पार सामने की छत पर बना बिना कमीज़ खड़ा मरगोले बनाता वो शख्स मासी बुनने लगा। दिल को बद्दुआ है किसी तकदीर नफीस की कि ये ईजाद ही दर्दो दिमाग की है, रुकता फिर भी नहीं। वो पैदाइशी लीडर था, सनाना नाम वाला कटर मर्द। 7 माह में भी मर्द था, 7 साल में भी। अखर से मामूली नकोश, घनी भवें, सीधे नोकदार बाल। 239 की तादाद के स्कूल में से कम 150 उसके मुरीद। वो कुछ कह देता, दूसरों का मानना फ़र्ज़। कुछ सुन लेता, दूसरों की सताइश उसका हक। कुछ देख लेता, दूसरों की तलब बंद। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता, वो नारे लगाती टोली का सरदार। 14 अगस्त पर झंडा जो सबसे बड़ा होता, उसी को थमाया जाता। माँ बाप के लिए मुश्किल बच्चा। मगरिब के बाद ढूंढ ढांड घर लाया जाता। खाने में, पीने में, पहनने में, आने जाने, कर्ज, हर काम उससे करवाना एक बाकायदा मसला होता। कॉलोनी अभी नहीं थी, कई प्लॉट्स खाली पड़े थे। शीशम और पीपल की छाँव तले गर्मियाँ गुजरती। लड़के क्रिकेट खेलते, कभी कंचे। लड़कियाँ शादी खेलती। पटवारी साहिब की 10.5 साला सामिया आपी लड़कियों को सस्ते ठेलों से खरीदे मेकअप से रंगती। माइयों मेहंदी और बारात की दुल्हनें बनती। लड़कों को उस खेल में शामिल होने की हरक जागती। सामिया आपी, मैं पत्ते उतारूं? बारात पर फूल भी तो फेंकने हैं। कोहर खुद ही शामिल हो गया। शादी का खेल और मतनू हो गया। साद को दूल्हा बनाते हैं। आशी की तजवीज़ थी। साद सकलैन पिछली लेन में रहता था। बला का खूबसूरत बच्चा, बला का गुस्सीला भी और जल कुकड़ा भी। साद रोज़ाना दूल्हा बनने लगा। सब खुश थे। रोज़ाना घर से कुछ लाते, लड़कियां पकाती, लड़के ढोल पीटते, नाचते, पत्ते टहनियों से जगह सजाते। एक दिन आशी आती तो साथ एक बच्ची थी। साद सकलैन से भी खूबसूरत, नाजुक और नखरीली। पत्ते तोड़ते गौहर ने देखा शहद रंग की आंखों, बालों और दूधिया रंगत वाली रबिया सईद को। आज रबिया को दुल्हन बनाते हैं। उसकी फ़्रॉक भी फरियाल से अच्छी है। सामिया आपी ने फैसला सुनाया, उसका दुल्हा मैं ही बनूंगा। गौहर अदरीस ने वो जुमला बोला कि जिसने मुस्तकबिल को मफलूज ही कर दिया। सामिया को दुल्हा पसंद न आया, मगर दूसरे लड़कों ने शोर मचा दिया। वो अपनी दुल्हन का हाथ मजबूती से थामे बैठा था। वो किस्मत आती। गौहर, हाथ छोड़ो। आशी को गुस्सा आया। मामू ने भी तो हमदा मामी का हाथ पकड़ा था, वो हाथ ना छोड़ता। ये झूठी मूठी शादी है। वो भड़क के बोली, दुल्हन तो असली है ना? फौर गया। मामू तो मामी को सीढ़ियों पर ले जा रहे थे ऊपर, इसलिए पकड़ा था हाथ। उनके कपड़े देखे? राबी, तुम भी कल लहंगा पहन के आना। उसे यही फ़र्क लगा। आशी, मैंने कहा भी था गौहर को नहीं बनाते दुल्हा। सामिया उकताई। यूं वो ज़बरदस्ती हर दफ़ा रबिया का दुल्हा बनने लगा। रबिया बस उसके साथ खुश रहती, उसे घर ले जाती, डोल हाउस दिखाती, अपनी कलरिंग बुक्स, गुलाबी रंग से सजा अपना कमरा। सोबिया सईद लापरवाह सी माँ थी। जर्द रंग के बाल, सफ़ेद रंगत, फरबा जिस्म। वो ख़रीदारी करती, मेकअप या फ़ोन कॉल्स। एक दिन स्कूल में साद सकलैन की एक बच्चे से लड़ाई हो गई। गौहर मुखालिफ बच्चे का उकसाता रहा, क्योंकि छुट्टी के वक्त गेट के पास अखाड़ा लग गया। ओए, सब पीछे रहेंगे, कोई आगे ना आए, बस देखो। गौहर ने सबको तमाशे के लिए इकट्ठा कर लिया। वो ऐसा ही था। साद को खासी शर्मनाक शिकस्त हुई। गौहर से उसकी ठन गई। तू तत्कार होने लगी, हर रोज़ होने लगी। राबी का दुल्हा मैं ही बनूंगा अब। साद ने महज जलाने के लिए कह दिया। गौहर ने धक्का देके उसे बेंच से नीचे उतार दिया। फिर बात मार कुटाई पर ही ख़त्म हुई। गौहर ने साद का जीना दो भर कर दिया। उसे देखते ही तान लगाता, देखो देखो साद आया। साथ में अपने कूड़ा लाया। कूड़े से निकला हाथी, हाथी उसका साथी। हाथी कूड़ा खाता है, साद को भी खिलाता है। साद स्कूल में हाथी मेरा साथी के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन गौहर को सख्त बुखार हुआ। अम्मी ने उसे घर से ना निकलने दिया। वो तड़पता रहा। मौका पाकर खाली प्लॉट को दौड़ा और क्या देखा, वहाँ रबिया का दुल्हा साद। वो बिना किसी से बात किए साद को पीटने लगा। साद की नाक से भल भल खून बहने लगा तो वो रबिया की तरफ हुआ। बताओ कि तुम किसकी दुल्हन हो? हुक्म दिया। वो सहम गया। बोलो। वो धाड़ा। रबिया रोने लगी। गौहर ने उसकी गर्दन दबोच ली। मैं मार दूंगा तुम्हें नहीं तो, बताओ इन्हें। रफ़ीक भट्ट साहिब चीखे सुन के दौड़े आए। उस दिन ये खेल अजीब शर्मसारी पर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हाजी साहिब ने सारे मोहल्ले के सामने गौहर को मारा। वो अम्मी के सामने डट गया। जो भी उसे दुल्हन बनाएगा मैं उसे मार दूंगा।
9 साला गौहर की धमकी ने उसकी माँ को जामिद कर दिया। फिर यूँ हुआ कि सारे स्कूल को उसकी दीवानगी पता चलती गई। दोनों बेहतरीन दोस्त थे। गौहर का होमवर्क रबिया करती तो सोबिया को कभी बाजार ना जाने पड़ा। अम्मी किचकिचाती, यूँ भाग भाग मेरे कहने पर तो कहीं नहीं जाते तुम। मैट्रिक करते ही गौहर यकदम मर्द बन गया था, भरपूर जवान। मैट्रिक में नंबर बेहतरीन थे। वो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखने लगा। कॉलेज में गया और कुछ मसरूफ़ हो गया। रबिया 10वीं में थी। एकेडमी से दोनों इकट्ठे वापस आते। राबी, अब तुम बड़ी हो गई हो, गौहर से फासला रखो बेटा। पहली बार सोबिया को गौहर इतना बड़ा बड़ा लगा। यही बात गौहर ने कही, मगर यूँ, इतनी बड़ी हो गई हो राबी, दुपट्टा लेना नहीं आता क्या? दुपट्टा घुमा के राबी को लपेट दिया। दोनों सारे रास्ते हंसते रहे। सोबिया ने अब की सख्ती से कहा, गौहर से दूर रहो, उसकी नज़र ठीक नहीं। वो सिमट गई। गौहर को नज़रअंदाज करती एकेडमी से तेज़ तेज़ पलटी। ओए दुल्हन, गौहर शरारत से पुकारता। यूँ तो वह हंस देती थी, मगर अब, गौहर, अब हम बड़े हो गए हैं, टोकती। हाँ तो मैंने कब कहा, छोटी दुल्हन। बालों में उंगलियां चलाता। राबी बेबस सी हो जाती। रात के खाने के बाद वो छत पर आता। रबिया अपने कमरे में चक्कर काटती, केमिस्ट्री कोड़े लगाती, केमिस्ट्री छोड़ती और खिड़की में खड़ी गौहर से पूछ रही होती, टेस्ट में कितने नंबर आए? तुम्हारी अम्मी ने क्या बनाया है? कढ़ी? वाह जी, थोड़ी दे ही जाओ, मैं चावल उबालती हूँ तब तक। मैं फ़ेल हो गई तो सारा कसूर तुम्हारे सर होगा, जान को चिमट ही गई हो। वो मुस्कुराहट आम ना होती। वो नाराज़ हो जाता। एक तो पहले ही शक्ल माशाल्लाह है, ऊपर से बिगाड़ लेते हो खड़ी खड़ी। क्या करूँ मैं? सीढ़ियों पर ही होता कि फ़ोन पर मैसेज आता, अपना मुंह बंद रखा करो, मैं बड़ा हूँ तुमसे और किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त भी नहीं करता। फ़ोन ऑफ कर देता। रबिया को जाने क्या क्या होता। पैगाम लिखे जाती, भेजे जाती। शाम अकेडमी में वो मुस्कुरा रहा था। रबिया रोने को हो जाती। मैट्रिक में रबिया सईद ने ज़िला भर में टॉप किया था। अफसोस सद अफसोस, पाकिस्तानी निज़ाम तालीम पर अब रबिया सईद जैसे होनक भी टॉपर्स होने लगे। गौहर का अफसोस ना जाता, रबिया खुश होती। अब कॉलेज भी इकट्ठा, एकेडमी भी और MBBS भी मंसूबे बनाती। और गौहर पूछता तो तरक के बोलती, इससे ज़्यादा कोई बर्दाश्त कर सकता है तुम्हें? पंजाब कॉलेज के दोनों कैंपस में बैठे वो दोनों हद से ज़्यादा मेहनत करते, बाहर निकलते और इकट्ठे एकेडमी को चलते थे। फिर वापस घर दोनों दोस्ती नाम के धोखे में मुब्तला थे। मोहब्बत तो कभी खेला ही नहीं था। एकेडमी में रबिया ने साथ सकलैन को देखा। वो इतना निखर चुका था कि शायद पूरे शहर में उस जैसा ना मिलता। मैट्रिक उसने अपने मामू के यहाँ किया था। अब प्री मेडिकल के दूसरे साल ट्रांसफ़र होके आया। तुमने साथ को देखा? उफ़, क्या पर्सनैलिटी है, सारे कैंपस में धूम मच गई है। गौहर बेआराम हुआ, बोला कुछ नहीं। रबिया जैसे अंधी बहरी हो गई, बिला धड़क साथ की तारीफ़ें रोज़ाना दोहराती। फिर एक दिन, सच पूछो तो सिर्फ शश ही है साथ साहिब का, मुझे तो बोंगा ही लगता है। बॉयज़ कैंपस में तो बस गौहर इदरीस ही सबसे ज़्यादा पुरकशिश लगता है मुझे। मर्द मर्द सा लगता है ना, बाकी तो अजीब बाल रंगवा के भवें कटवा के आ जाते हैं सनाना से। रबिया शदीद बदतरीन बेआराम हो गई। जाने क्यों उसे अच्छा न लगता। कोई दूर से भी गौहर का नाम लेती तो उसका दिल बेतरतीब हो जाता, मशकूक भी। गौहर को रबिया की बेबसी मज़ा देती। सामी आपी की शादी पर वो इतनी खूबसूरत लगी कि गौहर का दिल हसद से भर गया। छत पर खड़ा था, वो खिड़की में खड़ी राय पूछती, मैं नहीं जा रहा, दिल नहीं, पैगाम भेजा और नीचे आ गया। सुबह शिराज ने बता दिया कि सईद अंकल की तरफ से फरहाद ही आया था। गौहर मुस्कुराया। क्या ज़रूरत थी इतना कातिल लगने की? उसका टेस्ट होता। गौहर की फरमाइश, मुझसे बात करो, आज मेरा कोई टेस्ट नहीं है। वो पैगाम का जवाब लिखती, कभी बेबसी से किताब को देखती रह जाती। कारकर्दगी मुतासिर होने लगी। जाने कैसी कम हिम्मत थी वो कि यूँ हथियार डाल देती। स्याह रंग क्यों पहना? एतराज़ हो जाता। वो दिल मार लेती, अम्मी मुझे स्याह कपड़े नहीं लेने। क्यों, तुम्हें तो पसंद है ये रंग। वो चुप। दिन ब दिन रबिया बस परछाइयाँ बुनती गई और गौहर सारा मंजर। सोबिया सईद ने अब मामला संजीदगी से परखा। गौहर सालाना इम्तिहानात से फारिग हुआ। रबिया के इम्तिहानात शुरू हो गए। हाँ, वो इम्तिहानात के दिनों में इंसान ही रहा था। आखिरी पेपर वाले दिन अच्छे से तैयार हुआ, दोस्त की बाइक मांगी और सेंटर के बाहर खड़ा हुआ। कैसे हुए? वो खुशगवारी से उसे देखती तो पूछता, टॉप तो शायद ना हो सके, मगर मेडिकल का मेरिट बना ही लूँगी, चलें? वो झिझकी। गौहर, रिक्शे वाला इंतज़ार, अम्मी परेशान, चलो कि नहीं? वही सालिम सा बेलचक लहजा। वो खामोशी से पीछे बैठ गई। मुतफक्किर सी आई थी, मगर हमराही गौहर की थी। सब कुछ भूल गया। बस वो याद रहा जो साथ लिए लिए घूमता, कभी गोलगप्पे खिलाता, नारियल का पानी, कोल्ड कॉफ़ी, बेतरतीब चटखारे और कह गए। उस दिन दोनों को ही उस बात पर रोज़ महशर सा यकीन हो गया कि वो सिर्फ दोस्त नहीं है। वापस लौटे तो जैसे सब कुछ लौटाने का वक्त आ गया। कितने दिन गोश्त पकता है तुम्हारे घर? सोबिया सईद आज उसे अंदर बुला लाई थी। रबिया मुजस्सिम इल्तिजा बनी खड़ी थी, मगर माँ उसे देखती तक न थी।
मेरी बेटी ने इस घर में शायद ही कोई ऐसा दिन देखा हो जब कोई आम शय घर में बनी हो। बैंक क्लर्क की माहाना आमदन 35,000 है और मेरे घर बिजली का बिल उससे दुगना आता है। क्या दे सकते हो रबिया को जो मैं उसे ऐसी बेवकूफ़ी करने दूँ? मैं देखती रही कि शायद मेरी बेटी खुद ही दुनिया के रंग देख के पलट आई, मगर जाने कौन कौन से मंजर बनाते और दिखाते उसे कि उसे कुछ और नज़र ही नहीं आता। सुन लो लड़के, मेरी रबिया के लिए पहला रिश्ता ही उसके खालू के बॉस ने दिया है, अपने बेटे के लिए। अब बताओ तुम्हें किस गिनती में रखूँ? अपनी तरफ से वो गौहर अदरीस को पानी पानी करके अपनी बेटी की ज़िंदगी से दफ़ा दूर करके बैठ गई। गौहर इस्तेहसास से मुस्कुरा दिया। रबिया को देख के बोला, मुझे लगा तुम्हारी अम्मी कुछ नया कहने वाली हैं, कुछ सनसनीखेज, मगर ये तो कुछ यूँ हो गया कि उन्होंने मेरे सामने कीनू रखा और बोला, ये कीनू है, इसे कीनू ही कहते हैं, ये खट्टा मीठा होता है। हंसने लगा। सोबिया सईद को पहली बार इश्तियाल आया। मामला संजीदा लगा। मुझे मालूम है कि मेरे अब्बा के रियाल नहीं आते। मेरी अम्मा महाना हज़ारों नहीं लुटाती पार्लर्स में, खाना भी खुद ही बना लेती हैं। बड़े दोनों बहन भाई यूनिवर्सिटीज़ में लाखों झोंकते हैं शॉपिंग की बजाय। इस सब का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपकी एक बेटी ना पाल सके हम। गुर्बत का तो सवाल ही नहीं। मैं इसे जवाब बनाऊंगा ही नहीं। कुछ और है तो आज ही पूछ डालें। सोबिया सईद शफाक हुई। कुछ और, कुछ नया ये है कि अमारात के बाद शक्ल ही देखी जाती है। खुद को कभी औरों की नज़र से देखा है? दाईं तरफ आईना आवेज़ा है, खुद देख लो। हूर के पहलू में क्या लगते हो? अम्मी, रबिया ने जैसे एहतजाज किया। मुझे बात करने दो रबिया, वरना मैं तुम्हारे हर रास्ते में आग भर दूंगी। बात करने दो कि कोई रिश्ता बच ही जाए। कोहर तनाव से भर गया। 18.5 साल का इंतहाई जज्बाती सा लड़का था वो बातों में हाजिर जवाब था। कायल करने के फ़न में ताक कभी न था। एक इंतहाई मामूली शक्ल सूरत, रिवायती सा मिडिल क्लास पस मंज़र और धुंधला बेयकीन पस मंज़र और एतमाद देखो इसका। एक 17 साल लड़की को अंधा करना आसान है, मगर उसकी माँ ये बदनसीबी मोल नहीं ले सकती। आज तुम वर्कला के मेरी बेटी को बाइक पर बिठा ले गई, कल कला को गन पॉइंट पर निकाह करवा लो तो मैं क्या कर लूँगी? मैं तमाशा नहीं चाहती। आखिर मोहल्लेदारी है, इसलिए तुम्हें वो सब दिखा रही हूँ जो बचकाना सोच तुम दोनों को सोचना ही नहीं देती। और कुछ नया सुनना है तो सुनो। तुम मेरी बेटी से हसद में मुब्तला हो। शक्ल सूरत, इखलाक किरदार, नस्बो खुशहाली, वो हर शय में तुमसे 50% आगे है। और तुम? अम्मी, ऐसा न कहें खुदारा। कहो ये सब। रबिया, आज तुम बोली तो मैं तुम्हें लेकर वहाँ गायब हो जाऊँगी कि सारी उम्र इस खित्ते की खुशबू कभी तरसोगी। ये लड़का तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना नहीं खाने देता। तुम रंग भी उसकी मर्जी के पहनो। तुम अच्छी लगी तो लोग क्यों देखें? आज ये फारिग है तो तुम उसका दिल बहलाओ। इसने डॉक्टर बनना है, मगर तुम्हें इसने बांदी ही बनाना है। तुम इसके मुस्तकबिल के मंसूबों में कहीं नहीं, तुम इसके सहन इसके कमरे में कहीं नहीं, बस इसकी छत पर हो। और तुम चली मुझे चुप करवाने को। गौहर का दिल बोलने को नहीं करता और रबिया सारा दिन बोलेगी। आज वो बोल रहा है तो रबिया को राय देने का हक तक नहीं। उसे तुमसे मोहब्बत नहीं मेरी बेटी, ऐसे लोग मोहब्बत कर ही नहीं सकते। ये खुद से मोहब्बत में मुब्तला लड़का तुम्हें सारी उम्र की मुशक्क़त के सिवा कुछ ना देगा। ये तुम्हारे पीछे इसलिए है कि तुमसे बेहतर कोई मिला नहीं। जिस दिन मिल गया, अपनी माँ का मुंह बंद करवाओ। गौहर ने रबिया को अंगारा आंखों से देखा। और कुछ नया सुनना है? तुम रबिया के लिए मोहलिक हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे किरदार पर भरोसा नहीं। ये हवस है, मोहब्बत नहीं। अम्मी प्लीज़ चुप कर जाएं। आप क्या कह रही हैं? गौहर ने कभी ऐसा सोचा तक नहीं। गौहर रुको प्लीज़, ऐसे ना जाओ। मैं बात करती हूँ तुम्हारे सामने अब्बू से, प्लीज़। रबिया बाहर निकलते गौहर की तरफ लपकी। रबिया वापस आओ। ये लड़का जिसने बचपन में तुम्हारा हाथ ना छोड़ा, पूरे मोहल्ले में तमाशा करवा दिया, अब क्या क्या कर सकता है? आज के 2 घंटों ने मुझे सूली पर अटकाए रखा है। मैं कोई खतरा आपके मोल नहीं लूँगी। रबिया रोती मगर गौहर की आस्तीन ना छोड़ती। मैंने अब्बू से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हें मांगूंगी। प्लीज़ यूँ एक झटके से सब खत्म मत करो। गौहर इतना गुस्से में था कि उसे कुछ सुझाई ना पड़ता, खुद को छुड़वाता। राबी छोड़ दो मुझे, वरना मैं बहुत गलत कर दूँगा। रबिया हिचकियाँ लेती। तुम हमेशा के लिए चले जाओगे, मैं नहीं छोड़ूंगी। सोबिया ने चटाक से थप्पड़ से मारा। शर्म खत्म हो गई है तुम में? ये लड़का जाने क्या तावीज़ पिलाता है तुम्हें। बख्श दे मुझे, संभाल के रखें अपनी बेटी। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी माँ की बेटी जो लड़के को घर बुला के भाव ताव करे कि अगर अमीर होते तो रबिया तुम्हारी होती, हीरो होते तो भी चांस बन जाता, क्यों चूँकि मामूली हो इसलिए मैं नहीं मानती। समझा लीजिएगा इसे, मेरी तरफ से मुतमईन रहे। रबिया रोती रह गई और गौहर ने जैसे कसम खा ली कि मुड़ के ना देखेगा। सोबिया सईद मुतमईन थी, जानती थी थोड़ा तमाशा तो लगेगा, मगर वो लड़का गुस्से में वही करेगा जो वो चाहती थी। मगर उस रात जो रबिया को बुखार चढ़ा वो फिर कभी न उतरा। दिल को बद दुआ है किसी तबीब की, ये नासूर तो हो जाता है मगर रुकता नहीं। दिसंबर में कमीज़ उतार के सिगरेट फूंकने से खोता नस्ली घोड़ा नहीं बन जाता। हाजी साहिब कुछ परेशान तो हुए, मगर उसकी यक पीठ थपक के तनसन बोले। तहज्जुद के नवाफिल के लिए उठे थे शराज और गौहर के कमरे में रोशनी थी। पिंजरे पर पड़ी गौहर की शॉल वो घबरा उठे। अब गौहर को ढूंढाते आए थे। 10 साल पुराना मशगला दोहराते गौहर को देख के खटक गए, मगर पूछा कुछ नहीं कि वो कभी ना बताता। ये ख्याल हमेशा उन्हें सताता कि कुछ गलत है।
गौहर ऐसा तो था, इतना ज़्यादा ऐसा न था। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियाँ उतर रहे थे। दिल को बद्दुआ किसी दूर देश के जाड़े की, रगें दर्द से जम भी जाएं, मगर ये रुकता नहीं। गौहर, रुको बेटा। कॉलोनी के पार्क में सफ़ेद घास ने भी सर्द बर्फ सी आंखों से गौहर को सईद साहिब की आवाज़ पर रुकते देखा। गौहर की भवें और जबड़े भींच गए। तनाव जैसे ठंडी घास पर लुटनियाँ लेके भी आतिश सा रहा। रोज़ाना आते हो क्या? साथ चलने लगे। गौहर को वहशत हुई। बस कभी कभी। कदमों में तेज़ी दराई। सईद साहब हाँफने लगे। अगर लड़के का पता करवा देते तो? दरअसल तुम बहरिया ट्यूशन देने जाते हो तो लड़का भी उसी लेन में रहता है। पूछना था उनसे, आखिर मोहल्लेदारी है तो मालूम ही होगा उन्हें। हमारी भी तो मोहल्लेदारी है, जानते हैं आप मुझे? तरफ के बोला। हाजी साहब को तो जानते हैं हम, तुम भी तो उनके वजूद का हिस्सा हो। यही तो मसला है अंकल, राबी भी तो। क्यों ना रोक के खड़े हो जाया करें यार, वो बुड़बुड़ाया। सोमिया के ससुराल में शादियों का सीज़न चल रहा है, हम पर भी जल्दी तारीख देने का दबाव है। मैं कहता हूँ बड़ी का भी हो ही जाए तो। नहीं होगा, यहाँ तो हरगिज़ नहीं होगा। वो असलियत में लौटा। आपकी बीवी ने सिर्फ बहरिया में शानदार घर और फ्रांसीसी चेहरे वाला लड़का ही देखा है बस। हीरोइन, अफीम और हशीश तो वो मैट्रिक में लेता था, फिर कुछ अरसे बाद छोड़ दी। अब तो महंगा तरीन गांजा इस्तेमाल में है साहिब बहादुर के। अभी उसका फ़ोन खोलेंगे तो वो वेबसाइट्स और वीडियोस मिलेंगी कि आपको छोटा मोटा हार्ट अटैक तो लाजमी होगा, मगर ये सब वो साइट्स और वीडियोस होंगी जो ज़रा कम थ्रिलिंग है। और वो उन्हें छुपाना भूल गया। हाँ, फ़ौज में कमीशन मिला था उसे और महज 9 माह में ही फारिग कर दिया गया। और कुछ? वो सांस लेने लगा। सईद अंकल को पता नहीं समझ में आ रहा था या नहीं। अगर इस नेक मकसद के लिए आ ही गए हैं तो मामला सोबिया आंटी पर मत छोड़िएगा। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। बहुत सह चुकी है आपकी बेटी, बस इस बार अपनी जदीद बीवी को इन फैसलों से दूर ही रखिएगा। रुखाई से कहते कहते वो मुल्तजी बोला। मगर आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? हर दफ़ा कोई मसला कोई रखना, जाने अल्लाह को क्या मंजूर है। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमेशा मेरी मदद की। जानते हो रबिया के MBBS की दफ़ा। ठंड काफ़ी हो गई अंकल, मुझे इजाज़त दें। वो जवाब सुने बगैर पलट गया, मगर मुर्दों सी यादें ट्रैक के दाएं बाएं से निकलने लगी। रबिया से नाराज़ी नहीं, शायद खुद से फरार। अम्मी का कहना, मेरे घर में आधे अचार मुरब्बे चटनियाँ जिस घर के लिए बनती थीं, आज वो मुझे गरीबी के ताने दे गई है। गौहर, मुड़ के देखा तो पैदा करने वाली को भूल जाना। साथ ही MCAT की तैयारी ने उससे शल कर दिया। नतीजतन वो पेपर में तरतीब भूल गया, एंट्री टेस्ट में फ़ेल हो गया। अम्मी ने लाहौर मामू के पास भिजवा दिया। BS केमिस्ट्री, फिर MS। वो 8 साल में सिर्फ 3 बार कराया। जब पहली बार आया तो रबिया ने एंट्री टेस्ट क्लियर कर लिया है, नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का मेरिट बना है। आशी ने बताया। वो झुलस ही तो गया था। फिर वो पार्क के ट्रैक पर चला जाता और बोलता, सारे मेडिकल कॉलेजेस से बदनाम तरीन है नश्तर मुल्तान। बहन को नशे और जहन्नुम के गुनाह में झोंकना है तो भेज दो। मेरे दोस्त ने तो पिछले साल अपने भाई तक को ना जाने दिया था। फिर मेरा अपना मेरिट यहीं का बना था, मगर मामू ने कहा नाम भी मत लेना। वो फ़ोन बंद करता। सईद अंकल लपक के आते, मेरी बेटी का भी मशवरा मांगते। यूँ तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मगर सच पूछे तो ज़ुबान के जौहर ने रबिया से ज़िंदगी का आखिरी ख्वाब भी छीन लिया। अम्मी सच कहती थी गौहर, अम्मी वाकई सच कहती थी। रबिया की आंखों में मोहब्बत की जगह कुछ और दिखा गौहर इदरीस को। कुछ और ने दोनों के दरमियान इतनी ऊंची दीवार बना दी थी कि 10 साल तक वो देख तक ना सके एक दूसरे को। 10 साल बाद गौहर ने रबिया सईद को देखा तो उसे लगा, दिल तो नुक्ते नहीं बदलता, दिल के तो नुक्ते हैं ही नहीं, दिल नहीं बदलता। अल्लाह अल्लाह, कैसे तप रहे हो, दवा क्यों नहीं लेते? आशी ने आते ही चहल पहल गौहर गोशे वीराने में फैला सा दिया। चाय पीता गौहर गैर मतवज्जा सा रहा। आशी अपने बच्चों को नाश्ता करवाने में हलकान होती रही। सैयद मेरी जान, सिर्फ एक टुकड़ा। और मूसा बेटा, अब बता भी तो क्या लोगे तुम? गौहर मतवज्जा हुआ। मेरा बेटा, मेरी जान, ये खाओ वो खाओ। तुम सुबह सुबह तो ऐसे ही तरोताज़ा मोहब्बत झाड़ती हो, रात तक कहती फिरती हो मेरी जान मत खाओ, सो मर भी जाओ। हद है वैसे आशी। और ये दूध की देचकी में पाइप क्यों नहीं लगवा देती? इस याजूज माजूज की कौम को इतनी बार कह चुका हूँ कि अब इनके मैदे ठोस गज़ा सह ही लेंगे। तुम हिम्मत करके रिस्क तो लो, मगर नहीं, अपनी आसानी को उठती हो और ये फीडर पर फीडर दूध उनको दिए जाती हो। 5 किलो दूध आता है। शेराज आए तो 6, मगर तुम आओ तो 9 किलो दूध आता है। अपने खर्चे से कोई एहसास ही नहीं किसी को यहाँ। हाजी साहब ने करवाहट भरा मुंह बनाया। अच्छा भला चुप था वो 2 दिन से। ये आशी भी ना हमदर्दी दिखाई नहीं और झाड़ खाई नहीं। इब्राहिम, तू को हाथ लगाया तो मामू टेरिस से नीचे फेंक देंगे। वो इब्राहिम को धमकाता। अब्बू जी, अब गौहर की शादी जल्दी कर दें, किसी और के पीछे पड़े अब। आशी मसरूफ़ सी बोली। वो हनकारा भर के रह गया। सामिया आई थी कल मिलने, कह रही थी सोबिया आंटी रबिया को किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जा रही हैं। साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि रबिया साइकोमेटिक है, वो ठीक हो जाएगी। मगर वो पाँव घसीटता
कॉलेज के लिए निकल गया। पीछे आशी कह रही थी, अब्बू जी मुझे सामिया की बात बहुत अच्छी लगी है। गौहर को भी रबिया कितनी पसंद थी बचपन में। फिर रबिया की तबीयत भी सुलझ जो है। गौहर को तो उसकी शक्ल पर ही तरस आ जाया करेगा, कुछ भी पहन लेगी अच्छी ही लगेगी। फिर मैके जाने का खर्चा भी नहीं। गौहर जैसा महाकंजूस तो खुश ही खुश। आशी ने अपने तौर पर एक से एक मतबर दलील देकर हाजी साहब को चुत कर दिया। बी ब्लॉक में कोई इस लड़की का हम पल्ला नहीं, मगर मेरा अपना पैदा करता खोता। फिक्र नहीं करें, खुद बात करूंगी। आप बस कुछ मत बोलना वरना अकड़ जाएगा। हाजी साहब ने सामने बैठी अपनी खातून बेटी को हमदर्दी से देखा। दिल को बद्दुआ है वक्त आखिर की। ये हर बार नई आस बेल लगाता है कि उसे रुकना नहीं। रिश्ता दिखा रही हो कि सिम कार्ड? वो इतना ऊंचा बोला कि फिजा भाभी और हाजी साहब लपक के लाउंज की तरफ बढ़े। ये मिलाओगे तो चाहे नए कपड़े मत दिलाना, वो मिलाओगे तो किराया फ्री ऑफर मिलेगा, ये दबाओगे तो उसकी बोलती बंद। बहन बंद करो अपना वन लाइनर और अपनी 32 साल ज़िंदगी में आखिर ऐसा कौन सा दानाई भरा काम कर बैठी हो जो मेरी ज़िंदगी में जमा तफरीक करने लगी। सामिया ने कह दिया, इस दमाज़दा साइको लड़की से शादी कर लूँ। खूब, तुमको बात अच्छी लगी तो उस डंके मारती फैशन ज़दा औरत को घर में लाकर सजा लूँ। हाजी साहब को पेशकश माकूल लगी तो मतवसत घराने में बिना सोचे सहरा बांध के घुस जाऊँ। मेरी ज़िंदगी है तो मुझे ही तय करना है ना कुछ। मुझे रबिया सईद से तो क्या, उस नाम की किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी। मुझे शहद रंग से अपना घर नहीं बुनना। मुझे रिश्ता नहीं डालना कि सोबिया सईद की गर्दन का सरिया मुझे जीने नहीं देगा। मुझे कम से कम इस ज़िंदगी में उस लड़की को नहीं देखना जो अपनी माँ की नज़र से देखती है। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि कुछ ऐसे ही ऊंचे बौंके दलाइल और इकट्ठे करो और हाजी साहब के दिमाग से भी ये बात निकाल दो, वरना मैं वो कुछ करूँगा कि तुम लोगों को मेरे बारे में अपनी राय पर अफसोस होने लगेगा। वो इतराज़ करेगा सबको मालूम था, मगर वो बेइज्जत करेगा किसी को गुमान न था। वो भड़ास निकाल लेगा किसी को इल्म न था। आयशा इदरीस के आंसू सबसे पहला रद्द अमल थे। वो बच्चों को लिए रोती घर से निकली। हाजी साहब चुपचाप मस्जिद को चले और गौहर इदरीस आए एक शामी बेघर बच्चे सा हो गया। शिकवा कना, अजियत में मुब्तला, चोटें सहलाता, इंतकाम के लिए बिलबिलाता। तीसरा दिन था। घर में सर्द सी जंग चल रही थी, खामोश और तिनक। इतवार का दिन था और गौहर रफ़िया के सर पर खड़ा जाहिल अंदाज में चिल्ला रहा था, ये करो वो करो। हाजी साहब को जानी कैसा रंज हुआ कि आज वो गौहर इदरीस को धरती पर लाने के लिए जुट गए। ओ गौहर, इधर आओ ज़रा। लाउंज के सोफे पर जम के बैठते हुए बोले, आज कर लो मेरे सामने तकरीरें, सारी आज ही करते पुत्र। पिचकार के धारे, ये जो रोज़ रोज़ तमाशियाँ करता है ना, आजकल खुल के खेल। क्या चाहते हो सरकार? आशी बेवकूफ़, शराज ऐश परस्त, फिसा फुअर, फसूल खर्च और मैं बुढ़ा कमज़ोर बेदाम का गुलाम। रफ़िया कामचोर, सामिया नाकिसुल अकल, राजा साहिब पप्पे कुटने, अयाज साहिब बेईमान, रबिया अकल की अंधी, उसकी माँ फैशन की मारी, रफ़ीक बट नाकारा, सारे के सारे नुक्सदा नामुकम्मल। तुम क्या हो क्या तुम? गौहर तंग रह गया। आज भी मेरी महाना आमदन तुमसे ज़्यादा है, आज भी मेरे सर पर बाल तुमसे ज़्यादा हैं, आज भी लोग तुम्हें पीठ पीछे गालियाँ और मेरे पीठ पीछे दुआएं देते हैं। खुद से 3 नस्ल पुराने आदमी से तुम्हारा मुकाबला नहीं तो इस नस्ल में कौन सा नंबर होगा तुम्हारा? कभी सोचा? मुझे लगा तुम्हें एहसास नहीं। चलो कोई नहीं, तुम्हें रख रखाव नहीं, शाइस्तगी नहीं, मगर तुम्हें तो सीधे सीधे खुदा खौफी ही नहीं गौहर इदरीस। तुम तो खुद को मनवाते मनवाते अबू जहल बन गए, खुद परस्ती में मुब्तला, ऐब जोई में मशगूल। या तो आज खुद को अबू जहल तस्लीम करो कि ऐसी बेदर्द रास कोई की वजह बताओ मुझे। गौहर की नज़रें ज़मीन में पेविस्त हो गईं। वो बेदम हो रहा था आजकल, अब नातिम भी हो गया, सर उठ नहीं सका। गर्म सा सियाल गालों और कानों की लूहों में घूमता रहा। रबिया के लिए परेशान है सईद, और मुझसे एक बेटी वाले की परेशानी देखी नहीं जाती। तुम्हें इस जहला जैसे रवैये को सुधारने के लिए किसी नबी पैगंबर का इंतज़ार है या अभी भी तौबा पर यकीन बाकी है? रिश्ता तो अब उधर ही होगा जहाँ मेरी ताना बेटी ने कह दिया, वरना मुझे अपनी राय पर कोई अफसोस ना होगा। हाजी साहिब मस्जिद को निकले तो खुद को दाद देते, गौहर को कोसते, वड्डा शौक़ा ना हो तो। दिल को बद्दुआ है किसी रकासा की, घुंघरू टूट भी जाए ये रुकता नहीं। वो कॉलेज के गेट से बाइक निकाल रहा था जब हंगामा देखा। लड़के को पीटता हजूम और बेतहाशा रोती लड़की। सर झटक के आगे बढ़ गया और अगले दिन स्टाफ रूम में अदालत सजी थी। वो क्लास लेकर लौटा तो लड़के की माँ रोती हुई दुहाई दे रही थी, सर मैं कहाँ जाऊँ, किसको कहूँ? बाप भाई है नहीं इसका, चच्चा ताया कहाँ तक भागे इस आशिक के पीछे। मैंने बहुत समझाया मगर बहरा हुआ बैठा है। अब लड़की का भाई बोलता, हमें कोई शौक़ नहीं है बीबी, अपनी लड़की का नाम यूँ इदारों में लेते फिरें। ये तो राजा साहिब ने मामला हल करवाने का कहा तो चले आए। अपने बेटे से कहो या तो हमारी बेटी की जान छोड़ दे या फिर तुम इस पर बैन करने को तैयार हो जाओ। गौहर को मामला समझ में आ गया कि मोहब्बत का स्यापा है। कुर्सी घसीट कर आन बैठा, बकौर लड़के को देखा। मैं नहीं छोड़ूंगा। गौहर के होंठ लड़के की हिम्मत पर गोल हुए।
मामला शदीद तर होता गया। गौहर की रगें तन गई। मोहब्बत नहीं होती है, साइकोलॉजी का सुहेब मजीद बोला। हो ही नहीं सकती। मोहब्बत होती तो तुम्हें डर होता, लड़की की बदनामी का, पास होता उसकी इज्जत का। अपनी हवस, कमजरफी और फिल्मी जज्बातियत को मोहब्बत मत कहना। गौहर को लगा सोबिया सईद ने आसमान उठा के गौहर के सर पर लाद दिया हो। सारा स्टाफ रूम साफ स्लेट हो गया और शहर की सबसे बड़ी साइंस अकेडमी सामने छुप गई। गेट से बाइक निकालता गौहर नजर आया और वहीं खड़ी थी मजबूर सी रबिया। गौहर अदरीस की गर्दन तन गई, आबरू भी गर्दन के पैरोकार हुए। दिल को बद्दुआ है किसी इज्जत माँ बाप की कि ये जिल्लत के ज़ेर पानियों में डुबकियाँ लेता है, रुकता फिर भी नहीं। मुझे मत छोड़ो। जन्नत की नेमतों की कसम, रबिया सईद की गिड़गिड़ाहट गौहर अदरीस के पैरों में झुकी पड़ रही थी। आते जाते लड़के बगौर देखते, समझते, रश्क, हसद, हैरत करते। गर्ल्स कैंपस की खूबसूरत तरीन टॉपर लड़कियाँ, बॉयज़ कैंपस का गालियाँ बकता, कफ उड़ाता गौहर अदरीस। कहना बेमानी है, मगर तुम जानते हो मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मेरा दिल फट जाएगा गौहर, मुझे मत छोड़ो। यूँ रोती कि जैसे अपने मरने पर रोया जाए। बाइक स्टार्ट करते गौहर को रोकती। मैं थप्पड़ मार दूँगा, हाथ हटाओ, तमाशा लगा कर रखा है। अपनी माँ को दिखाती ये रोना तो शायद वो इतनी सफाक ना होती। अब कोई गुंजाइश नहीं। रबिया की समझ में ना आता सफाक कौन है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ ना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, कभी तंग नहीं करूँगी। 17 साल बच्ची, बैठो बाइक पर, बिशारत के होटल चलो मेरे साथ। उसने शर्त रखी, बदनामी ज़माना होटल। रबिया का रोना शदीद होता और गौहर मज़ीद कठोर। ऐसे मत करो। लड़के आंखें पारे उस लड़के का नसीब देखते थे। तुम दोनों ज़रा मेरे साथ आओ, अंग्रेज़ी के उस्ताद हामिद खान जमा के बोले और वो दोनों नई मंजिल पर थे। ये जहर आलूद है लड़की, छोड़ दो इसे। वह शिकाफ लफ्ज़ों में रबिया से कहा था उन्होंने। मोहब्बत नहीं है ये, हो ही नहीं सकती, वरना इतनी देर लड़कों से भरी सड़क पर खड़ा तुमसे तमाशा ना करवा रहा होता। ये तुम्हें खोखला कर देगा। शायद तुम मुझे समझ ना सको कि उम्र ही ऐसी है, मगर बच्चे तुम खुद से पूछोगी तो जवाब वाज़ेह ही मिलेगा। पूछो खुद से कि क्या वाकई ये तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कभी मोहब्बत महसूस हुई इसकी। ऐसे नफसियाती मरीज़ों को खुद मालूम नहीं होता कि वो किसी को किस हद तक सिक पहुंचा रहे हैं। ये तुम्हारी भूख ख़त्म कर देगा। रबिया, तुमने 3 दिन से सिर्फ एक सेब खाया बेटा, तुम्हारी नींद बर्बाद कर देगा। मर नहीं जाओगी अगर 2 घंटे ना सो सकी तो। तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा किरदार सब स्याह कर देगा इस मोहब्बत नामी धोखे में मुब्तला रखकर। मैंने कहा ना, टॉक्सिक, जहर आलूद है ये। इस उम्र में बर वक्त ऐसी शख्सियत, इसे पहचानना मुश्किल होती है, और अगर आपको मोहब्बत हो उससे फिर तो नामुमकिन। छोड़ दो ऐसे कि ज़िंदगी इतनी भी अर्सा नहीं कि सिर्फ एक बेयकीन जज्बे के पीछे बहा दें। रबिया के आंसू साकित हुए और गौहर का फिशार खून गोली की रफ्तार सा हुआ। रबिया ने रोना छोड़ दिया शायद, फिर मेडिकल का ख्वाब पूरा ना होने पर वो आखिरी बार बोली थी गौहर के मुकाबिल। क्या कह रहा था सुहेब मजीद? हवस, कमजरफी, जज्बातियत। गौहर फारिद ज़दा सा गंग बैठा रहा। तुमने कहा वो हवस ज़दा है। गौहर अदरीस को उस लफ्ज़ से खौफ आता था। सुहेब हंसा। अरे यूं ही गैरत दिलाने को चोट की थी बच्चे पर, काम कर गई। बात मनवाने का एक ये भी तरीका है। गौहर डह गया। बेयकीनी सी बेयकीनी। सोबिया सईद चाहे बाल जिस रंग की भी रंगवाती थी, मगर रबिया के लिए वो कटर माही थी। फैशन ज़दा मगर बेज़मीर बदकिरदार माँ तो ना थी। आम सा दाव खेला उसने, चोट की, और गौहर ने खुल के अपना आप दिखाया था। अगर उस दिन रबिया बाइक पर बैठ जाती, गौहर का दिल बैठ गया। हवा ज़दा बहरहाल ना था वो, मगर टॉक्सिक ज़रूर था। एक माँ ने ना सिर्फ लड़के के जहर का तोड़ कर दिया, बल्कि इतने सालों से वो परखती गई गौहर को, मुकम्मल बनाती गई उसे, कामयाब, शरीफ, बाकिरदार। कॉलोनी पे अंधेरा किए संभुल के दरख्तों ने बेदम हुए गौहर को देखते ही सर निवार दिए। वो लैपटॉप बैग बामुश्किल उठाए घसीटता जाता, खुद को मुकम्मल समझते, और दर हकीकत मुकम्मल होने में जाने कितने नूरी सालों का फासला है, जाने कितने सुराख होते हैं हमारी शख्सियत में, भरते ही नहीं। लैम्प पोस्ट जल उठे थे और अंधेरा कफन ओढ़े कोनों में लावारिस पड़ा था। सुरमा का करूर था कि टूटता ही ना था। सईद अंकल के घर के सामने महंगी गाड़ी खड़ी थी। वो गुजरने लगा तो गौहर अदरीस, हैरान कन बात। 7 सकलैन की चहकार पे गौहर हैरान होता उससे बगलगीर हुआ। तुम लोग अभी तक इधर ही हो? हस्ब आदत शुरू हुआ। तुम? उससे ज़्यादा गौहर से बोला ही ना गया। यार, अम्मी लड़कियां देखते थक गई थीं। मैंने कहा अब मैं दिखाता हूँ आपको लड़की, जो भी हो, बस मामला फ़ाइनल होना चाहिए अब, इससे पहले कि तुम कह दो ये मेरी दुल्हन है। आज इतना सूदो रंज ना होता तो 7 सकलैन की नक्सीर तो फोड़ ही देता, या फिर उसके सलीके से मिलने जमे बालों में उंगलियां फंसाता और अच्छा फिर मिलते हैं कहीं। तुम्हारा नंबर तो होगा ना रबिया के पास? इसी बहाने रबिया से बातचीत का आगाज़ हो जाए, सरगोशी में बोला, और गौहर ने उसकी पुश्त पर खड़ी सोबिया सईद को जैसे पहली बार देखा।
जदीद लिबास, मेकअप सदा, खूबसूरत चेहरा और सादा मुस्कुराहट। सोबिया ने कितने ही सालों बाद असली गौहर को देखा, मगर बेबस, शिकवा भरी आंखों वाला नाकाम बच्चा। वो बेआरामी से भर गईं कि गौहर के सुस्त शिकस्ता कदम अपने घर को उखड़ रहे थे और उनकी रबिया, उसकी कमर का दर्द, सांस की तकलीफ़। दिल को बद्दुआ है किसी बेघर की कि ये अपना हूँ को वास्ते देता है और रुकता फिर भी नहीं। वो अबू जहल सा रहमत से दूर शख्स गिरगिराहटों को खुद में उठते पाता। वो मस्जिदों खानकाहों को लपकता, अल्लाह मुझे रबिया चाहिए, मुझे आपका दिलासा चाहिए, कैसे भी सही मुझे ये कह दें गौहर अदरीस तुम इतने खूब हो कि रबिया सईद से बेहतर लड़की के लायक हो। वो अल्लाह से खुद के लिए खूब सुनना चाहता हो जैसे। मुझे रबिया नहीं चाहिए। वो सोसाइटी पार्क में मुफलिस हो जाने के डर से भागता, इतना भागता कि रगें बबोल हो जाती। रबिया नहीं, बस ट्यूशन छोड़ता और कोई नहीं। जिम का इंस्ट्रक्टर उसकी दीवानगी पर बौखलाता, 2 दिन में मर जाओगे अगर यूं ही क्रंचेस करते रहे। अल्लाह मुझे वो बीमार लड़की नहीं, हरगिज़ नहीं। बुखार क्यों नहीं उतर रहा तुम्हारा? राजा साहिब घबरा के कलाई छोड़ते। रबिया के अलावा कोई भी हो। आशी बस देखते जाती कि भाई को इतना कहने की आखिर ज़रूरत ही क्यों ठहरी। गौहर, ये मिठाई सईद अंकल के घर से। उसके तेज़ी से गायब हो जाने पर फ़िज़ा भाभी हक तक रह जाती। रात 9 बजे जिम से वापसी पर वो अपने लिए खाना निकालता। बिरयानी बड़ी अच्छी बनाई है फ़िज़ा भाभी ने। हैं? हाजी साहिब मुड़ते। ओयों खचरा, ये तो सईद के घर से आई है, मंगनी की है ना बच्ची की उसने। वो तेरे ही जमात के शौके से लड़के से। वो झटके से उठा क्योंकि ग्लास लुढ़कता नीचे गिरा और कांच ने हर जानिब शोर सा मचा दिया। हाँ, हाजी साहब ने खुद देखा कि वो खौफजदा हुआ था, जैसे कोई काला अकरब निकलने के बाद होता होगा। क्या हुआ गौहर? ज़िंदगी में तीसरी बात वो गौहर के लिए फ़िक्रमंद हुए और उस खोते खच्चर अबू जहल को लगा वो यूं बिलक बिलक के रो देगा कि हाजी साहब पुराने नाम भूल के उसे नामर्द ही कहा करेंगे। अभी भी बुखार है क्या? हाँ, अभी भी मोहब्बत है या शायद हवस। ये ख़त्म नहीं होती हाजी साहब। रबिया कहीं नहीं जाती मेरे अंदर से। ये रज़ील दिल नहीं रुकता। वो बुड़बुड़ाता अंदर को बढ़ा। हाजी साहब फ़ोन मिलाते आशी को बुलाने लगे। मेरे काके का बुखार नहीं उतर रहा पुत्री। जब रात मज़ीद गहरी हुई तो धुंध ने हर शय को अदम करना शुरू किया। मरकज़ी शहराओं से ट्रैफिक की हल्की आवाज़ें कॉलोनी में घूमती। 15 मिनट बाद चक्कर लगा के चौकीदार सीटी बजाता। यक बड़े गमलों से टेक लगाए बैठा गौहर अदरीस रबिया की खिड़की को देखना चाहता, मगर सफ़ेद झाग सी हवा। ज़रूरी नहीं था कि सोबिया सईद ऐन उन्हीं दिनों सच्ची और हक बजानिब साबित होती। ज़रूरी नहीं था कि ऐन उन्हीं दिनों से रबिया को पा लेने का रास्ता नज़र नहीं आने लगता। ज़रूरी नहीं था कि सालों बाद भी गौहर अदरीस उतना ही मुस्तकिल मिजाज रहता। वो बोतल से पानी का खून भरता, आंख झपक के दर्द को पीछे धकेलता। मोहब्बत के मामले में इतना गैरतमंद होना किस काम का? मैं रबिया को ख़त्म कर देता अपनी ज़ात के दबदबे से। अच्छा ही हुआ। नहीं, अच्छा नहीं हुआ। मैं सुधर सकता था। अब रबिया नहीं मिल सकती। मुकालमा शुरू हुआ जब हाजी साहब आके बैठे। मान जाते तो अच्छा ही होता। सईद की बेटी जैसी पूरे बी ब्लॉक में। देख गौहर, और तो किसी ने मानना नहीं। जैसी करान तेरी शक्ल और आदतें हैं, वो तो आदि थी बेचारी। तेरी नाजेबा बकवास। मैं टॉक्सिक हूँ हाजी साहब, मेरी ज़ात उसे कोई सुख न देती। ओ पागला, बीवी पर कोई जहर असर नहीं करता। अगली जहर का निस्वार बना के आपके नतनों में ठूंस देती है। हाजी साहब जो आधी बात समझे थे उसका सही जवाब दे रहे थे। अब तो सूरज किसी और देश जा निकला है। रोशनी के तसव्वुर से जी बहलाने का फ़ायदा। मंगनी ना होती तो। ले वड्डा मरता प्रीतम, ओ पता है नहीं मंगनी किससे हुई है। एवं ही वर्जिशें कर करके डोले बना रहे सलमान खान ना हो तो। वो खुलबिली से उठ खड़ा हुआ। हाजी साहब, दिल को तो जाने किस किस की बद्दुआ है, मगर आपको भी किसी छछोरे अदाकार की बद्दुआ है। एवं ही इतने लंबे लंबे मुकालमे बोलने लगते हैं। पता भी है नासिया रज़ाक को पसंद नहीं लंबे मुकालमे। ओ भाई, किसकी मंगनी? ओ खच्चर, बुड़बुड़ाता ही रहेगा कि बताऊं? हाजी साहब किचकिचाए। रबिया से छोटी सामिया की हुई है, साथ की जूनियर थी। पीएमसी पंजाब मेडिकल कॉलेज में बताया नहीं उस सुरमेदानी ने। साथ के लत्ते लेने लगे। गौहर घुटनों के बल उनके सामने बैठा। हाजी साहब, दुनिया की हर ज़ुबान बेबस को मदद देने में नाकाम ही रही। हाजी साहब बोलते, अगर तू मान जाए तो। रबिया जैसी पूरे। वो गौहर की तिलमिलाहट पर हंसे। अल्लाह शरीकों जैसा बाप ना दे किसी को। वो सोचता, आशी आज डाल आई थी रिश्ता मेरे और फ़िज़ा के साथ। अब कमीज़ पहनने को होते, नमूनिया हो गया तो ड्रिप लगवाएगा या शादी की दावतें खाएगा। गौहर कोयले की कान में दबे ढांचे सा साकित हो गया। दिल को बद्दुआ है किसी तारीकी की कि सारे सूरज दिए लुट भी जाएं, ये रुकता नहीं। मेरे पैदा करने वाले, तुझे उस बच्ची पर रहम ना आया? तेरे अदल ने कैसे गवारा किया कि किसी मासूम को दुनिया में ही जहन्नुम का मकीन कर दिया?
ये बच्ची अब कैसे जिएगी। कार्ड पर छपे नाम पर हसरत से हाथ फेरते राजा साहब की दुहाइयाँ सारा स्टाफ रूम सुनता और उस हाजिर जवाब को देखता। वो चाय उठाता, कुर्सी की टेक से पुश टिकाता। राजा साहब, आपकी कोई रिश्तेदार बेवा है क्या? नहीं। हों तो बताइएगा, मुझे हाजी साहब की ज़िंदगी भी जहन्नम बनवानी है। ऐसा कहका पड़ा कि कई एक ने मुड़कर देखा, मतलब लड़का लौट आया था परदेश से। सेवरात हाजी साहब ने बनवाए। बड़ी को 17.5 चढ़ाया था। तुमने 5 तोला बेचकर गाड़ी में रकम डाल ली थी, तो अब 12.5 ये रहे। अपनी तरफ से कुछ बनवाना है तो कसब खुदा का, कौन सा उसको देवी के सिंहासन पर बैठ के वचन शासन करवाने हैं। अंदर का कंजूस जैसे बेदार हुआ, 6 से भी काम चल जाता। हाजी साहब की तस्वीर रुकी। चलो 10 कर लेते। हाजी साहब ने कुछ ढूंढना चाहा। वो फुर्ती से खड़ा हुआ। देख लें, 12.5 तोले चढ़ा के देख लें, वहीं फर्श हो जाएगी फसन से वो टीपी सदा। हाजी साहब को गश ही आ गया। ये नाई ने तो अजीब बकरी सा मुँह बना दिया इसका। हाजी साहब के शगुफे पर कहर ने के पहलू पर पहलू बदला। वो उखड़ गया। दिन का आगाज़ ही यूँ हुआ। नेक ले लो, मगर ये सुरमा लगा के मुझे शेरवानी वाला डाकू बनाने की ज़रूरत नहीं। पहला हुक्म, अगर वहाँ छिछोरी लड़कियों ने 1 ग्लास दूध के लिए अटखेलियाँ की तो मैं सच में झाड़ दूंगा। आशी अनसुनी करती। यूँ करें वो करें वाले पोज नहीं बनवाने मुझसे, आई समझ। फोटोग्राफर की शामत। गौहर भाई, ठीक से खाना खाइएगा। फरहाद जिम्मेदार शक्ल बनाता। और यार, खाने भी तो दो। छठा लड़का यही मुकालमा बोल रहा है। हाजी साहिब बेतरह खांसने लगे। शिराज के पेट में बल पड़ गए। फरहाद जाने किधर को निकला। सारा दिन वो तना रहा। आशी, बिरयानी फिर संभाल लेना, पहले इब्राहिम को सुलाओ। यही लुढ़क रहा है सोफे पर। लाउंज में कंबल में धंसा वो तान लगाता। हैं, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? ये शिराज भी ना, अपने सोने की पड़ गई बस। अच्छा उठो तुम, रबिया पहले ही थकी हुई होगी। गौहर को खौफ आया। अल्लाह पूछे हाजी साहब की जल्दबाजियों को। क्या कहा था तुम्हारी अम्मी ने कि हूर के पहलू में मैं क्या हूँ? आज इसी लंगूर को बेटी सौंप के कॉलोनी में बिरयानी और ट्राइफल बांट रही हैं। वाह! आते ही सहारा तंज का लिया था। जूते घड़ी उतारते जाने क्यों वो लम्हा बलम्हा गुस्से में आ जाता। ये जानता था कि एक घूंघट में घबराहट कूद पड़ी है। बड़ा खुश हूँ जी, मैं सारे जहाँ से बेइज्जत होने के बाद दुल्हन घर लाने में करीब बदशक्ल हासिद और हवस परस्त। रबिया के वजूद में कपकपी भरने लगी। जाने वक्त को कैसी दुश्मनी रही मुझसे। साइकिल पसंद थी, जब मिली तो मोटरसाइकिल को दिल चाहता था। बिरयानी को दिल करे तो मसूर की खिचड़ी मिलती है, और बिरयानी मिले तो भूख नहीं होती उस दिन। मुझे तो तुम्हारे मिलन की दुआएं मांगे भी 10 साल हो गए थे। अब क्या फ़ायदा, कोई मज़ा महसूस नहीं होता कुछ मिल जाने का। रबिया ने घूंघट उलट दिया कि सांस उलटने लगा, उखड़ती सांसें। अब तुम्हारी अम्मी को लगा कि यही बेवकूफ़ी तो है जो उनकी नातवा बीमार बेटी को सर आँखों पर बिठाएगा। किसी वक्त का आशिक है, मगर सुन लो रबिया, मैं इंतहाई शकी उल कलब और इंतकाम परस्त इंसान हूँ। ना खुद सुकून से रहूँगा, ना तुम्हें रहने दूँगा। मुसलसल हलचल से वो पलटा। अस्थमा का अटैक। रबिया सर्द हुई, इन्हेलर ढूंढने में मसरूफ़। खुश नहीं हुआ रबिया, पुरसकून रहो, सिर्फ सोच रही हो। वो उसके यक हाथ थामने लगा। रबिया ने हाथ झटके। वो भाषण भूल गया, अना भूल गया, अजियत भूल गया, जिल्लत भी भूल गया। वो सिर्फ रबिया की तकलीफ़ देखता। इतनी मुश्किल से सांस लेती कि गौहर की रगें छिलती। उसके हाथ और होंठ नीले से होने लगे। अब गौहर इदरीस पागलों की तरह उसके सामान से इन्हेलर ढूंढ रहा था। इन्हेलर लेने के बाद वो बेदम सी हो गई। उन 5 मिनटों में ही गौहर ने जान लिया कि वो कैसा शौहर बनने वाला है। रात के कितने ही पहर वो बेतरतीब सांसों से सोती रही। आंख खुली तो आदतन अंधेरे में घूरने लगी। क्या देखते हो? सर्द रात में आंख से खुली। लगा मेरी आंख भटकी तो तुम्हें सांस नहीं आएगा। रबिया ने करवट बदली, उसका हाथ अपने गाल तले रखा। कुछ देर गुजरी। मैंने खुद को कभी तुम्हें भूलने नहीं दिया गौहर, मगर अम्मी सच कहती हैं, बात उम्र भर की हो तो मोहब्बत को पहले नंबर की तरजीह पर कभी मत रखो। तुम्हें हवस नहीं थी, मगर वो मोहब्बत भी नहीं थी। वक्त ने दोनों को परखा, फिर फैसला किया। आज गौहर इदरीस की माँ की दुआ पूरी हुई थी। आज उसका दिल ठंडा हुआ था। मुझे सख्त सदमा हुआ है आशी, ये बहू भी हमारी जैसी आवाम ही निकली। वो तो अकड़ा फिरता है। हाजी साहब के कलक। गौहर वैसे ही वक्त डाले रखता है और बहू के लड़से खासे मायूस कुन है। मायूस ना हो अब्बा, अभी वो हवाओं में है कि रबिया को गुस्सा नहीं आया। एक बार वो उखड़ी तो देख लेना, मरने को हो जाएगा। आशी को इत्मीनान था। ये ग्रोसरी लिस्ट तुमने बनाई है? शादी का दूसरा महीना था और गौहर की ग्रोसरी की बारी। हद है तुम्हारी, 12,000 की ग्रोसरी करता था मैं, इस बार 19,500 की हुई है। और ये तुम्हारी सर्जरी के सामान ने हलाकर डाल दी है। बजट में कौन से सयारे से मंगवाते हैं ये शैम्पू जो 3500 का आता है, और 4200 का तो ये सीरम ही है। मेरे खुदा, इतनी महंगी चीज़ें इस्तेमाल करने की तुक क्या बनती है भला? तभी तुम्हारी अम्मी मेरी गुर्बत को बातें करती थी। और तुम इतनी बीमारी के बाद भी गुलाबी ही हो।
रबिया की आंखों में पहले शिकवा, फिर आंसू, फिर गुस्सा भर गया। तुम्हें अल्फाज का इस्तेमाल अब सीख ही लेना चाहिए। गौहर, 7,500 मुझसे ले लेना। वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती किचन में चली गई। हाजी साहिब की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ ही देर में वो बाहर आया। लाउंज में बैठे हाजी साहिब ने लंबी सी अंगड़ाई ली, टांगें फैलाईं, टीवी की आवाज़ कम की और गुनगुनाने लगे। गौहर नज़रें चुराता किचन में चला गया। दूर रहो। रबिया की धार ने हाजी साहिब को सरूर दिया। अच्छा, सॉरी कह तो रहा हूँ, अब क्या तवे पर ज़ुबान चिपका दूँ सज़ा के तौर पर? चिल्लाई बेबस आवाज़। हाँ कह दे रबिया, तेरा एहसान होगा। हाजी साहिब बुड़बड़ाए, नाकामी समेटे, चेहरा सुर्ख सपाट लिए वो साथ वाले सोफे पर आन बैठे। हर लोहे की काट है, हर आग को पानी। उखरे बेटों के लिए बहुएं बेटों हैं। सर धुनते हाजी साहिब। फिर नहीं मानी। झुक के राजदार बने पूछते, यूँ हंसते कि गौहर का खून चेहरे पर चक फेरियाँ खाने लगता। कुछ दिन ठहर जाएं आप, राजा साहिब की कोई रिश्तेदार बेवा हो ले ज़रा। हाजी साहिब हंसे और वो एक बार फिर किचन को चल दिया। दिल को बद्दुआ है किसी अखर महबूब की कि उसे फासलों को सींचना है और रुकना फिर भी नहीं। ख़त्म शुद्ध